राजवीर तकिए को अपने सामने ढाल बनाकर बोला, सॉरी बोला ना, मुझे नहीं पता था मॉम डैड इतने जल्दी आ जाएंगे। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो बस मूड बन जाता है, प्लीज मारना मत। शिल्पा ने पास खड़ा तकिया उठाया और राजवीर की तरफ फेंकते हुए कहा, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अब गुस्सा नहीं हूँ, तो ये सब नाटक छोड़ो। तुम तो इस तरह से डर रहे हो जैसे मैं हमेशा तुम्हें मारती रहती हूँ। शिल्पा अपने दोनों पैर उठाकर उन पर हाथ रखकर सिकुड़कर वहीं बैठ गई। शिल्पा को ऐसे बैठे देखकर राजवीर को अच्छा नहीं लगा। उसने तकिए को किनारे रखा, फिर शिल्पा को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले से लगाकर कहा, तुम नाराज नहीं हो और मुझे क्या चाहिए? शिल्पा ने अब राजवीर की कॉलर बोन से खेलते हुए कहा, राजवीर तुम्हारा फेवर चाहिए, तनु और भाई के लिए। राजवीर जो शिल्पा की करीबी से पिघलने लगा था, तो उसने शिल्पा के हाथों को सहलाते हुए कहा, तुम जो कहोगी वो तो मुझे मानना ही है, क्योंकि अब तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए राजवीर की तरफ देखा और कहा, तनु भाई को सरप्राइज देना चाहती है। राजवीर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या देना है उसे? शिल्पा ने राजवीर से कहा, राजवीर वो भाई के लिए ठीक वैसा अरेंजमेंट चाहती है जैसा सुहाग रात में होता है। राजवीर शरारत से मुस्कुराकर बोला, ऐसा सरप्राइज? क्या बात है, ऐसे में कौन सा पति है जो इससे खुश ना हो? उससे कहना अरेंजमेंट हो जाएगा और तेज भी 2 दिन के बाद यहाँ दिल्ली में मीटिंग में आने वाला है, तो क्यों ना ये अरेंजमेंट हम यहाँ दिल्ली में ही कर दे। शिल्पा राजवीर की बात सुनकर खुश हो गई। उसने राजवीर के गले लगते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी उसे खुशखबरी सुना देती हूँ। राजवीर ने शिल्पा का हाथ पकड़कर कहा, ओ मैडम जरा रुको, टाइम देखा है तुमने? रात के 11 बज रहे हैं। कम से कम उन लोगों को तो अपना क्वालिटी टाइम बिताने दो, और तुम अपने पति को भी क्वालिटी टाइम बिताने दो। शिल्पा ने एक धक्के से राजवीर को पीछे किया और कहा, देखो अभी मेरा गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो आज की रात ऐसा कुछ सोचना भी मत। फिर वो अपनी जगह में आई और कंबल ओढ़कर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। राजवीर ने उसे देखकर मुंह सिकोड़ा और कहा, हे भगवान, देख रहे ना कैसी हिटलर पत्नी है मेरी। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और ये आराम से सो रही है। तभी शिल्पा ने अपने चेहरे से कंबल हटाया और उसकी तरफ मुंह करके कहा, सुनो, रात के 11 बज रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, और ये जो तुम बड़बड़ा रहे हो ना, सोच लेना आगे से कभी करीब नहीं आने दूंगी। राजवीर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, इसके कानपुर बहुत ही तेज है। उसे जल्दी से अपनी साइड का नाइट लैम्प बंद किया और शिल्पा के कंबल में घुसकर उसकी कमर को पकड़कर उसके करीब आकर लेट गया। शिल्पा कसमसाकर रह गई। राजवीर ऐसे ही उसे बाहों में भर के सो गया। उधर दिल्ली में किसी अंडरग्राउंड जगह पर सुधा के पास फोन आया। वहां से किसी ने कहा, मैडम एक जरूरी सूचना मिली है। शायद तेज प्रताप राठौर 2 दिन के बाद होटल ओबेरॉय में किसी बड़ी कंपनी से डील करने आ रहे हैं। सुधा ने मुस्कुराकर मन में कहा, इस बार या तो वो मेरा होगा या फिर किसी का भी नहीं। पर उस बाई जी के प्यार में अब मेरा होने से तो रहा, तो अब शायद वो किसी का भी नहीं होगा। उसने मुस्कुराकर फोन करने वाले आदमी से कहा, तो इस बार हम पूरी प्लानिंग से उसे खत्म करेंगे। ये मोहरा तो मुझे गिराना ही है, वो भी किसी भी हालत में। उसने दीवार पर लगी तेज की फोटो पर उंगली फिराई और कहा, पर अफसोस, तुम जितने हैंडसम और खूबसूरत हो मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। पर अफसोस कि तुम्हारी पत्नी भी अब तुम्हारे इस हैंडसम चेहरे को देख नहीं पाएगी। फिर वो अपनी भयानक हंसी में हंस दी। उधर काठ गोदाम में प्रीति विक्रम को फोन लगाने ही वाली थी, तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन घनघना उठा। उसने चौंक कर अपने फोन को देखा तो विक्रम का फोन था। उसने फोन उठाया तो विक्रम ने उससे पूछा, तुम अभी अपने केबिन में हो क्या? प्रीति ने कहा, हाँ मैं यही हूँ। विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, वो समीर का फोन आया था, कल शाम हमें बेस कैंप जाना है। उसने कहा था उसने तुम्हें भी फोन किया है, तो तुम आश्रम की महिलाओं से बात कर लो। यदि उन्हें जाना हो तो हमें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। प्रीति ने कहा, ठीक है। फिर वो भी आश्रम की महिलाओं से मिलने चली गई। उसने देखा उमा दीदी इंस्ट्रक्शन देती हुई सबसे प्रोजेक्ट का काम करवा रही है। बस कुछ ही रह गया था, बाकी लगभग काम हो चुका था। प्रीति ने उमा दीदी से बात की तो उमा दीदी ने सिरे से वहां जाने से मना कर दिया। उनका पूरा परिवार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की भेंट चढ़ गया था, इसलिए वो शिमला साइड जाना नहीं चाहती थी और न ही वो किसी को जाने देना चाहती थी। उनकी बातों को दृष्टि ने सुन लिया था, तो वो प्रीति और उमा दीदी से बोली, दीदी मैं आज तक कभी शिमला नहीं गई, मेरा बड़ा मन है, तो क्या आप मुझे और पूजा को अपने साथ ले जाएंगी? प्रीति ने उमा दीदी की तरफ देखा तो कुछ सोचते हुए उन्होंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि वो किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती थी। दृष्टि और पूजा को कल शाम तैयार रहने को कहकर प्रीति वहाँ से जाने लगी। तभी उसे ध्यान आया
कि वो दोनों लड़कियां कपड़े क्या पहनेंगी, तो प्रीति ने शाम को उन्हें मार्केट चलने के लिए कहा। तो दृष्टि और पूजा बहुत खुश हो गई। काम खत्म होने के बाद शाम को प्रीति और विक्रम दृष्टि और पूजा को लेकर मार्केट आ गए। मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं था, यहाँ पर शादी ब्याह के लायक अच्छे कपड़े मिल जाते थे। दृष्टि और पूजा भी एकदम हीरोइन की तरह लगना चाहती थी, तो वो दोनों अपने लिए शॉर्ट ड्रेस ढूंढ रही थी। विक्रम और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और उन्हें इस तरह से देखकर मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। विक्रम ने प्रीति को इशारा किया कि उन्हें अच्छा ड्रेस सिलेक्ट करके दे दो। प्रीति उनके लिए लॉन्ग फ्रॉक सिलेक्ट करने लगी। इधर विक्रम भी प्रीति के लिए खूबसूरत सा शॉल और कुछ हैंडमेड ज्वेलरी पैक करा चुका था। वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी लेना चाहता था, पर उसे वहाँ कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया, तो उसने नहीं लिया। फ्रॉक सिलेक्ट करते करते प्रीति का ध्यान एक ब्लैक साड़ी पर गया। साड़ी पर स्टोन वर्क था, जिससे वो बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति ने मुस्कुराते हुए अपने लिए वो साड़ी पैक करा ली। सभी अपनी शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गए। विक्रम ने दृष्टि और पूजा को आश्रम में छोड़ा और अपने घर आ गए। नानी आज लॉन में बैठी दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों को साथ में खुश देख उन्होंने भगवान के आगे मन ही मन अपने हाथ जोड़ लिए। जब वो कार के बाहर आए तभी 4 जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। उनके जाने के बाद उन्होंने आपस में इशारा किया और अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रम की कार के पास आकर जाने क्या किया और धीरे से वहां अंधेरे में ही गायब हो गए। उधर दिल्ली में सुधा भी अपने रूम में बैठकर बाहर के नजारे देख रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा उसके किसी वफादार का कॉल आया था। उसने फोन उठाकर हेलो कहा। वहां से किसी ने कहा, मैडम, हमने विक्रम की कार में बम फिट कर दिया है। सुधा ने खुश होकर कहा, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। पहले तो विक्रम की जिंदगी से उस प्रीति को दूर करूंगी। एक बार और कोशिश करूंगी विक्रम के करीब आने की। यदि फिर भी वो नहीं माना तो उसे भी प्रीति के पास भेज दूंगी। उसे सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और अपना फोन रख दिया। सुधा ने किसी को फोन लगाकर होटल ओबेरॉय में एक कमरा बुक कराने के लिए कहा। उसे पता था तेज अपनी सारी मीटिंग होटल ओबेरॉय में करता है। होटल ओबेरॉय उसका खुद का होटल है। वो बहुत कम ही किसी दूसरे होटल में जाता है और उसे ये भी पता था कि तेज को टॉप फ्लोर बहुत पसंद है। तेज को खत्म करने के लिए उसके रूटीन को अच्छे से जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने अपना रूम होटल ओबेरॉय में ही बुक कराने के लिए कहा। काली के घर में रात के समय काली घर आया। उसके घर आते ही किट्टू दौड़कर काली की गोद में चढ़ गया। काली ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तो कैसा रहा आज का दिन मेरे राजकुमार का? किट्टू ने भी काली के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, बहुत ही अच्छा। आज तो टीचर ने मुझे नई वाली पोएम भी सिखाई है। आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं आपको भी सुनाऊंगा। आपको पता है आज चाचू का फोन आया था और उनको कोई प्राइज भी मिलने वाला है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है। आपने जो मुझे ब्लैक कलर जैकेट दिलाया था ना, मैं उसी को पहनकर चाचू से मिलने जाऊंगा। और इस बार आप भी चलना। मुझे वहाँ पर बर्फ के पहाड़ भी देखने हैं। चाचू ने मुझे बताया था वो वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, एकदम व्हाइट कलर के। तो पापा हम जाएंगे ना? काली ने शोभा जी की ओर देखा जो किट्टू को एक सांस में सारी बात बताते हुए देख रही थी। शोभा ने संभलते हुए कहा, वो समीर ने आपको भी फोन लगाया था, शायद आप बिजी थे। कल समीर कैप्टन बनने वाला है और उसने हम सबको बुलाया है, तो मुझे लगता है अब आपको भी गुस्सा छोड़कर उसके पास जाना चाहिए। आज वो बहुत उदास हो गया था जब आपने उसका फोन नहीं उठाया। आखिर उससे गलती क्या हुई है? सिर्फ यही ना कि वो सेना में चला गया और उसने वो राह नहीं पकड़ी जो आपने पकड़ ली थी। अब तो आपने भी तनु के कहने पर अपने सारे बुरे धंधों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया है। आप ईमानदारी की राह पर चल रहे हैं, तो आप अब मेरे प्यारे से देवर को माफ कर दीजिए ना। काली ने किट्टू को अपनी गोद से उतारा और मुस्कुराकर उसे अपने रूम में जाने कहा। किट्टू भी पूजा के साथ अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही काली ने कहा, तुम्हें किट्टू के सामने समीर और मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शायद उसके नन्हे से दिल में यही आएगा कि हमारे बीच स्थितियां ठीक नहीं है। वो भी यही सब सीख जाएगा। और रही बात फोन ना उठाने की, तो आज वाकई मैंने अपनी फोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी समीर की जो खबर तुमने मुझे सुनाई है उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम ठीक कहती हो। अब मैंने भी ईमानदारी की राह पकड़ ली है, तो मुझे भी समीर को अब माफ कर देना चाहिए। वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने उसका साथ पहले नहीं दिया। माफी मांगने के लिए इस बार मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। मैं उसे आर्मी में इसलिए नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि उसमें जान का खतरा हमेशा रहता है, और मैंने पापा मम्मी को उनके अंतिम समय में वचन दिया था कि मैं समीर का हमेशा ध्यान रखूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम ही बताओ मैं कहाँ गलत था? सेना में रहते यदि समीर को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और तुम तो अपने देवर को जानती हो, उसे जो चाहिए होता है वो उसे किसी भी तरीके से ले ही लेता है।
तुम्हें याद होगा उसे ट्रेनिंग भी मुझसे ये कहकर ली थी कि वो मेरी राह को पकड़ने वाला है और मेरा साथ देगा, पर इतना बदमाश निकला कि ट्रेनिंग मुझसे ली और भर्ती सेना में हो गया। उसका डिवोशन देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कभी वो मुझसे भी बड़ा गुंडा बन जाएगा, पर वो तो मुझसे भी और 4 कदम आगे निकला। अब देखता हूँ मेरा छोटा भाई मुझे बेवकूफ बनाकर कैप्टन बनने वाला है तो अपनी आर्मी की ड्रेस में कैसा दिखेगा। काली अपनी बात कहकर मुस्कुरा दिया तो शोभा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काली ने अपने दोनों हाथ फैलाए तो शोभा काली के गले लग गई। उसने काली की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप पर गर्व है, भगवान हर जन्म में मुझे आप ही की पत्नी बनाए। काली ने भी कुछ देर शोभा को ऐसे ही गले लगाए रखा। तभी किट्टू भागकर आया और दोनों को ऐसे गले लगाए देखकर अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखकर कहा, पापा मम्मी मैंने कुछ नहीं देखा, पर आप लोग बताएं कि हम लोग चाचा से मिलने कब जाएंगे। शोभा काली एक दूसरे को देखते हुए दूर हुए। काली ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने हाथ हटा सकते हो और हम कल सुबह ही काठ गोदाम के लिए निकल जाएंगे, पर वहाँ जाने के लिए हमें तुम्हारे चाचा और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े भी तो लेने हैं। किट्टू ने कुछ सोचा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अच्छा वाला ड्रेस लूंगा, एकदम चाचा जैसा। मैं भी बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा। और फिर वो भागकर अपने रूम में चला गया। काली ने शोभा की ओर देखकर कहा, अब यही बाकी रह गया था, इसीलिए मैं समीर को आर्मी में नहीं जाने देना चाहता था। अब लगता है एक और समीर जल्दी ही आर्मी में जाने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए।